वातावरण कैसा है, अच्छा वातावरण, रुचिकर वातावरण में आप सीख रहे हो या फिर उबाऊ वातावरण में सीख रहे हो। यदि अच्छे और रुचिकर वातावरण में आप सीखोगे तो चीजें याद होंगी। आगे बढ़िएगा। मानसिक स्थिति, अभिप्रेरणा का नियम या सीखने की विधि या मादक द्रव्यों का सेवन, मार लिया अगर चीलम, मार लिया अगर गांजा और चीजें पढ़ लिया तो वो तो भूल ही जाएगा ना। आप आगे बढ़ चलिएगा। विस्मृति के कारण पढ़ लीजिएगा। आप क्या पढ़ने चल रहे हैं, विस्मृति के कारण पढ़ने चल रहे हैं। ये पूछा जाता है, यहां से सवाल आता है। जहां बताऊंगा कि सवाल निश्चित तौर पर आएगा उसको आप सभी लोगों को विशेष तौर पर ध्यान देना है। विस्मृति के कारण पूछ रहा है तो विस्मृति के कारणों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला वर्ग होता है सैद्धांतिक कारण। सैद्धांतिक कारण में क्या होता है, अनभ्यास का सिद्धांत, यानी आपने अभ्यास नहीं किया। दमन का सिद्धांत, यानी कि आप अपनी किसी इच्छा को मार दिया, जबरदस्ती दबा दिया किसी याद को, किसी मेमोरी को, बाधा आ गई है आपको याद करने और सीखने में, व्यवधान आ गया। और एक होता है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय वस्तु का परिणाम क्या होता है, सीखने की मात्रा कितनी है कि कितना सीखा जा रहा है। सीखने के अगर गलत तरीका है तब भी भूल जाएगा, रुचि और ध्यान का अभाव है तब भी भूल जाएगा। यहां पर कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट कर लो, है ना, ये याद रखना जरूर। समय का अवधान है जो है, सीखने वाले की आयु क्या है, बुद्धि क्या है, पुनरावृत्ति का अभाव है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तब भी भूल जाओगे। आगे कह रहा संवेगात्मक कारण भी होता है भूलने का। अब मनवा इमोशन जागे रहे, अगर टाइम टाइम पर आप इमोशनल हुए जा रहे हैं, भय क्रोध प्रेम पीड़ा से ही परेशान हुए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो चीजें आप पढ़ेंगे उसको भूलते ही जाएंगे। बोलो, इमोशनल अत्याचार होगा। जब आप इमोशनल हो जाएंगे बात बात पर, तब तो भूल ही जाएंगे ना चीज को, कोई भी चीज जो आपने याद किया है। और जैसे याद किया है आप रिपीट कर रहे हो, दिमाग में चीजें हैं, आपको कोई धर के लतिया दे, कूट दे, इमोशनल हो जाओगे। और जैसे ही आप इमोशनल होगे वो चीजें तुरंत भूल जाएंगी, तुरंत का तुरंत भूल जाएंगी। भूलने की इच्छा, संशय, मस्तिष्क की घोंट, चोट या मानसिक आघात। अब आ जाइएगा हम सभी लोग विस्मृति के सिद्धांत की बात कर लें। अच्छा, सिद्धांत छोड़ो, विस्मृति का सिद्धांत नहीं पूछेगा। विस्मृति के सिद्धांत में सवाल तो नहीं दिखाई पड़ा है मुझे। विस्मृति का सिद्धांत वैसे पीडीएफ में रहेगा, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। अब आओ, विस्मृति का सिद्धांत कभी आपसे पूछता नहीं है ये सवाल, यहां पर जवाब देना शुरू कर देना। आओ भैया, पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल क्या पूछ रहा है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक मिनट, सवाल पलट गया क्या। आओ चलो, एक सवाल थोड़ा सा मोटिवेशन से रिलेटेड है, यहां से आपका शुरू होता है, दूसरे नंबर से शुरू होता है। सवाल आपका दूसरे नंबर से शुरू होता है। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। सवाल आपका दूसरे नंबर से शुरू होता है भाई, पहले नंबर वाला नहीं है। अब यहां पर उत्तर देना शुरू कर दो आप सभी लोग। तेजी से जवाब देने का कार्यक्रम आप सभी का शुरू हो जाना चाहिए। विचार की गई वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। विचार की गई वस्तु को जब हम मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित कर लेते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। चलिए जवाब दे दीजिए आप सभी लोग, उत्तर कौन सा सही करेंगे यहां पर। तो स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि उसे हम ध्यान कहते हैं, स्मृति कहते हैं। हमें लग रहा है कि आइए अगले पर आ जाइएगा। ध्यान कहेंगे उसे। ध्यान के निर्धारकों को बांटा गया है, बता दीजिएगा ध्यान के निर्धारकों को कितने भागों में बांटा गया है। सब लोग का उत्तर आना चाहिए। यहां पर ध्यान का सवाल है, अवधान का। सब लोग उत्तर दे दो भैया। ध्यान के निर्धारकों को बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है ध्यान का निर्धारण करने वाली चीजें। हाँ, थोड़ा सा सवाल ध्यान पर आ गया क्योंकि हमने उस टॉपिक को, मतलब एकाग्रता भी पढ़ना है ना, तो रुचि और ध्यान ये हमारा अलग वाले में था, बट यहीं पर सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रुचि और ध्यान वाला सवाल इस सेशन में नहीं होना था, यहाँ पर स्मृति वाला ही केवल सेशन होने वाला था। तो रुचि और ध्यान अलग से पढ़ाएंगे, रुचि और ध्यान अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लो यहाँ पर दो होते हैं, यहाँ पर दो होते हैं। जब आ गया सवाल तो अब करवा ही देते हैं। रुचि और ध्यान के अभिरुचि की, सॉरी कहाँ चला गया यार, यहाँ पर सवाल है। ये सवाल कौन सा गया, अरे यार गायब हो गया। दो भागों में, यहाँ पर आओ। ध्यान के निर्धारकों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो ध्यान का निर्धारण करने वाली चीजें दो भागों में बांटी जाती हैं। कौन कौन सी दो भाग होती हैं, एक होता है ध्यान को निर्धारित करने वाला बाह्य निर्धारक और एक होता है ध्यान को निर्धारित करने वाला आंतरिक निर्धारक। ध्यान का सवाल आ गया, एक चैप्टर आपको पढ़ना होता है ना, ध्यान, अटेंशन, उसका सवाल आ गया। तो बाह्य निर्धारक कौन सा होता है, ये वस्तु या उद्दीपक के गुण होते हैं, जैसे उद्दीपक की तीव्रता हो गई, आकार हो गया, नवीनता हो गई, गति हो गई, परिवर्तन या पुनरावृत्ति, ये बाह्य निर्धारक होते हैं ध्यान के। आंतरिक निर्धारक कौन होंगे, रुचि, यानी जहां रुचि होगी वहीं पर ध्यान होगा। अभिप्रेरणा, किसी कार्य के प्रति मोटिवेशन भी ध्यान पैदा करेगा, किसी चीज की जरूरत भी उसकी तरफ ध्यान लेकर के जाती है। मनोदशा आपकी ध्यान का कारण होती है, ये आंतरिक कारण होते हैं ध्यान के। अब आइए, अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है। असल में ये चैप्टर कौन सा है, रुचि वाला सवाल यहाँ पर आ गया। कोई नहीं, जब सवाल है तो आपको जवाब दे देना होगा, कौन सा उत्तर आप इसमें सही करेंगे। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में मानसिक संस्कार है, यह कथन किसका है। चलो मास्टर लोग जवाब देते रहो, कौन सा उत्तर। अभिरुचि से सवाल है ये, तो अभिरुचि का ये सवाल ड्रेवर के द्वारा, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, ड्रेवर के द्वारा दिया गया ये कथन है, जेम्स ड्रेवर ने दिया है।
आइए, अभिरुचि के स्रोत कौन से होते हैं, रुचि पैदा कहां से होती है? तो रुचि प्राकृतिक भी होती है और अर्जित भी होती है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दोनों। अब यहां से आगे स्मृति का सवाल शुरू होगा। आइए आप जवाब देना शुरू करिएगा। छठे नंबर का सवाल आपके सामने है। अब आपके सवाल शुरू होते हैं स्मृति वाले। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति उसमें होती है, उसे क्या कहते हैं? चलो जवाब दे दो। चाय पी रहा हूं, सभी लोगों का स्वागत है। अपने अपने घर बना करके पी लेना। मास्टर लोगों जल्दी जल्दी उत्तर दे दो। मीटर नहीं चढ़ाओगे तो चाय कहां से पिलाएंगे बताओ? इस प्रश्न का जवाब दे देना। अपने अनुभवों को संचित रखने, उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में वापस लाने में जो शक्ति है उसको स्मृति कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। विकल्प नंबर ये आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखना, सवाल क्या कह रहा है। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? बताओ, वुडवर्थ ने मेमोरी के कितने घटक बताए हैं मास्टर लोगों? जवाब देते रहो फटाफट। ऐसा दिखाए चाय पिए तो हलोन के ना शेयर करवाना बढ़ाई मीटर। तो स्मृति के कितने घटक बताए हैं? 4 घटक बताए हैं। कौन कौन से 4 घटक इन्होंने स्मृति के बताए हैं? तो स्मृति के इनके द्वारा बताए गए 4 घटक हैं। सबसे पहला घटक कौन सा है? अधिगम। अरे बाप रे बाप, कलम ना कलम्मा बन गया है। रुको इसको मिटाएं पहले। पहला घटक कौन सा होता है बच्चा? पहला घटक होता है अधिगम। अभी भी कलम्मा है, कोई बात नहीं है। दूसरा घटक कौन सा है? धारण करना। तीसरा घटक कौन सा है? पुनः प्रस्तुतिकरण। तीसरा घटक कौन सा है? पुनः प्रस्तुतिकरण। पुनः प्रस्तुतिकरण, ये तीसरा घटक है। और चौथा घटक कौन सा हो जाएगा? पहचान। चौथा घटक कौन सा है? पहचान। ये 4 घटक स्मृति के किसके द्वारा बताए गए हैं? ये स्मृति के 4 घटक बताए गए हैं वुडवर्थ के द्वारा। याद कर लो, कलम नहीं कलम्मा से लिखे हैं, एकदम जोरदार जबरदस्त 4 घटक हैं। आओ भैया अगले को देख लेते हैं। सवाल पूछ रहा है कि वह प्रवृत्ति जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर देना, यानी दुखद अनुभवों को अलग करने की बात कर रहा है। किन अनुभवों को अलग करने की बात कर रहा है? दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग करने की बात कर रहा है। अप्रिय अनुभव का मतलब है दुखद अनुभव को स्मृति से अलग करने की बात कर रहा है। तो जब हम दुखद अनुभव को अपनी स्मृति से अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है गाइज? उस प्रक्रिया को विस्मृति कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी माने डंकी, और डंकी माने क्या होगा? गधा। एक और वैधानिक सूचना आपको दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। जिनको थ्योरी रिवीजन नहीं समझ में आ रहा है वो अपने दिमाग पर भार ना ला दें, वो खाली पीवाई ये वाला कर लें, वो खाली क्वेश्चन आकर के कर लें। आप अगर थ्योरी दिक्कत हो रही है ना, खाली क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, उतने से भी आपका नैया पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। प्रेरणा क्या होती है? चलो प्रेरणा वाला सवाल आ गया तो कर ही लेते हैं। प्रेरणा क्या होती है? तो प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होती है। चलो झंझट खत्म करो, मोटिवेशन वाला चैप्टर जल्द लाएंगे आपको रिवीजन के लिए। आगे बढ़िएगा। सवाल पूछ रहा कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? बताओ। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, उसको किसने दिया है? वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, स्किनर ने, रास ने। किसका कहना है बच्चा? तेजी से आप सब लोग उत्तर दे दो। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसके द्वारा है? जो भी हमने सीखा उसका सीधा इस्तेमाल किया, इसी को स्मृति कहते हैं। या किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। वुडवर्थ का। किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। अब बताओ यहां पर वुडवर्थ का तो हो गया, मैकडूगल ने क्या कहा है? जल्दी से बताओ, मैकडूगल ने क्या कहा है? हाँ, सीखी हुई बात को पुनः धारण ना कर पाना या धारण करने में असफल होना। मैकडूगल की बात करें तो इनकी बात हो जाएगी सीखी हुई बात को पुनः प्रस्तुतिकरण ना कर पाना, पुनः प्रस्तुतिकरण ना कर पाना या कर पाने में असफल होना, इसको क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। 2 तरीके से मैकडूगल की परिभाषा होती है, पुनः स्मरण ना कर पाना या स्मरण कर पाने में फेल हो जाना, असफल हो जाना, याद करने में असफल हो जाना। यह मैकडूगल के द्वारा बताया गया है। अगला सवाल आपके सामने आता है। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो प्रयास से प्राप्त करता है अर्जित होता है। प्रयास से प्राप्त करता है तो क्या होता है? अर्जित होता है। मोटिवेशन वाला चैप्टर अलग से करवाएंगे। आओ भाई 12 नंबर का सवाल देखना। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? बताओ मास्टर लोगों, जवाब दे दो आप सभी। कौन सा उत्तर सही करोगे? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ध्यान के अंतर्गत आएंगी, कल्पना के अंतर्गत आएंगी, रुचि के अंतर्गत आएंगी और स्मृति के अंतर्गत आएंगी। तो जल्दी जल्दी उत्तर बता दो, ये किसके अंतर्गत आएंगी? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये स्मृति की प्रक्रियाएं होती हैं। किसकी प्रक्रियाएं होती हैं? स्मृति की प्रक्रिया होती है। और किसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है? वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है। स्मृति की इन प्रक्रियाओं की चर्चा किसने किया है? वुडवर्थ ने चर्चा किया है। चर्चा किसके द्वारा की गई बच्चा? वुडवर्थ ने चर्चा की है कि स्मृति के 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन होते हैं? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। अगला सवाल देखना, सवाल आता है आपके सामने 13 नंबर। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। जिन्हें पहले सीखा जा चुका है उन्हें फिर से याद कर लेना, इसी को स्मरण कहते हैं। यह कथन किसका है? बताना, ये परिभाषा किसकी है? जिन तथ्यों को पहले सीखा जा चुका है उन्हें फिर से याद कर लेना स्मरण कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? रास के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा या फिर रायबर्न के द्वारा? सर पेपर में इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ लिख दिया।
कपिया जचहू वाले का एक चाहिए न तो ज़्यादा नंबर दे देयू पूर्णांक से ज़्यादा। तो यहाँ पर यह कथन किसके द्वारा है? आप सभी लोगों के द्वारा जो उत्तर बताया जा रहा है कि जिन तथ्यों को हम याद करते हैं और वापस से, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब यहाँ पर सी विकल्प आ रहा है। रायवर्ण साहब कहते हैं इसको। कौन कहता है? रायवर्ण साहब का ये कथन है। हाँ, रायवर्ण साहब का ये कथन हो जाता है। सवाल अगला आपके सामने आता है, कौन सा सवाल आता है? 14 नंबर का। बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या होता है? मोटिवेशन कैसे उत्पन्न कर सकते हैं बालक के अंदर? तो मोटिवेशन से रिलेटेड ये सवाल है, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अलग हट करके है। आओ भैया, सवाल आता है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कहना किसका है? बताना। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गाइज उत्तर दे दो। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तेजी से कमेंट कर दो। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, स्काउट का कहना है, जैक्स का कहना है, रायबर्न का कहना है, या रास का कहना है? हाँ, तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह परिभाषा सबसे पहले पेज पर जाओ, वहीं पर मैंने बताया है कि ये स्काउट की नहीं, इनका नाम क्या है? स्टाउट नाम होता है ना। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाता है कौन सा? पहला वाला विकल्प। सवाल आता है कौन सा? 16 नंबर। सृजनात्मक बालक की विशेषता कैसी होती है? कह रहा वो संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अलग से लाया, क्योंकि स्मृति विस्मृति के कंप्लीट सवाल बहुत ज़्यादा नहीं है और मैंने बनाना नहीं पसंद किया कि नया सवाल परेशान कर देता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है? जब तक चेतना का केंद्रीकरण होगा नहीं, तब तक स्मृति होगी नहीं। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या परिभाषा प्रसिद्ध किसकी है? डंबिल साहब की परिभाषा है। करेक्ट ऑप्शन सी, आप सभी को याद भी है यहाँ पर। तो सवाल का सेशन समाप्त हो गया। इसी तरीके से आज के इस चैप्टर में हम सभी लोगों ने स्मृति वाला बात पढ़ा एवं विस्मृति पढ़ा। स्मृति पढ़ा और क्या पढ़ा? विस्मृति पढ़ा। ये दो बातें आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा। और पुनः से एक बात हम और समझा देते हैं, अगर किसी विद्यार्थी को डायरेक्ट जो रिवीजन क्लास में जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिवीजन क्लास में जुड़ा, या पेड कोर्स में पढ़ा है लेकिन अधूरे मन से पढ़ा और उसे थ्योरी की बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो खाली प्रैक्टिस पर ध्यान लगाए, क्योंकि थ्योरी रिवीजन का मतलब एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में रिवीजन चलेगा। एक चीज यहाँ पर आपको मैंने बताया ना, भूल दिया, बताया नहीं, अभी मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको बता देता हूँ। विस्मृति के प्रकार, कई बार ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। विस्मृति के प्रकार, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो कृपया आप इस बात को याद रखें कि विस्मृति कितने प्रकार की होती है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, इस नाते इस सवाल को याद रखिएगा। विस्मृति में एक सक्रिय विस्मृति होती है, ध्यान रहे, एक सक्रिय विस्मृति होती है, और एक विस्मृति कौन सी होती है? निष्क्रिय विस्मृति होती है। और ये दोनों बातें आप अनिवार्य तौर पर याद रखना, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति, इन दोनों चीजों को जरूर याद रखना। सक्रिय विस्मृति क्या होती है? जब हम प्रयास के द्वारा भूलते हैं, किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं, जब किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं, किसी चीज को भूलने का प्रयास करते हैं, भूलने का प्रयास करते हैं, तो भूलने का जब हम प्रयास करते हैं और उसके जरिए जब भूलते हैं तो सक्रिय विस्मृति होती है। और बिना प्रयास के जब चीजें भूल जाएं, बिना प्रयास के जब चीजें भूल जाएं, जब घटनाएं भूल जाएं, बिना प्रयास के जब घटनाएं विस्मृत हों, जब घटनाएं भूल जाएं, जब घटनाएं भूल जाएं, तब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निष्क्रिय स्मृति। और ये सवाल कई बार आ चुका है, इस नाते इसको याद रखना। सक्रिय विस्मृति में प्रयास करने के बाद भूलते हैं, और निष्क्रिय विस्मृति में बिना प्रयास किए भी चीज़ों को भूल जाते हैं। और इसी तरह से मेमोरी भी काम करती है। कई चीज़ें हम चाह करके भी याद नहीं कर पाते हैं, और कई चीज़ें हम चाहते नहीं हैं तो भी याद हो जाता है। हाँ, कई चीज़ें हम चाहते हैं तो भी याद नहीं हो पाता, और कई चीज़ें हम चाह करके भी याद नहीं कर पाते हैं। तो विस्मृति के साथ साथ स्मृति भी ठीक ऐसी ही होती है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप सभी में से ज़्यादातर लोगों को सेशन समझ में आया होगा, बातें आई होंगी। फिर भी रही बात वही कि जिन्होंने स्मृति विस्मृति को इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, उनको दिक्कत होगी भाई, उन्हें दिक्कत होगी याद कर पाने में। बेहतर है कि पीडीएफ लेकर के आप रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही मत थोप दीजिएगा। हाँ, जिन्होंने इसकी थ्योरी की क्लास पढ़ी होगी वो थोड़ा सा कनेक्ट हुए होंगे, रिकनेक्ट हुए होंगे, और इस पर जो भी सवाल आएगा वो कर पाएंगे। अब अगला जो हम लोगों का अध्ययन होगा ना, अगला अध्ययन जो रिवीजन का होगा वो अधिगम होगा। अगला चैप्टर अब हम लेकर के आएंगे, पढ़ाया चैप्टर अधिगम एवं अधिगम के सिद्धांत। पिछली बार ही हमने बोला था कि ये वाला हम चैप्टर अब लेकर के आएंगे, बट हम लेकर के आए नहीं। तो इस बार अब अगला क्रम जो हमारा शुरू होगा वो होगा अधिगम और अधिगम के सिद्धांत वाला क्रम शुरू होगा। इस पर लेकर के आएंगे रिवीजन। पहले अधिगम और अधिगम सिद्धांत का रिवीजन करवाएंगे, और इसमें और कौन सा रिवीजन करना है? इसमें अधिगम का वक्र रिवीजन करना है, इसको भी रिवीजन करवाएंगे। अधिगम वक्र, इसका रिवीजन होगा। अधिगम पठार, इसका भी रिवीजन होगा। अधिगम वक्र, अधिगम पठार, इसका रिवीजन। इसके अलावा अधिगम स्थानांतरण। तो ये आपका 2-3 दिन तक रिवीजन ये चलता रहेगा। 2-3 दिनों तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों का रिवीजन हमारा 2-3 दिन लग जाएगा करने में। ठीक है, वक्र, पठार और स्थानांतरण, और अधिगम के सिद्धांत, और इनका रिवीजन का क्रम अब अगले कम से कम 4 दिन का सेशन तो ये हमारा होगा ही होगा, है ना। अगर हम थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर के आएंगे तो 4 दिन हम लोगों को लग जाएगा इस पर, और इस पर क्वेश्चन करवाएंगे भरपूर मात्रा में। फिर यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा। स्मृति विस्मृति फलाना ढिमका भले ना समझ में आए, फिर यहाँ से क्यों? क्योंकि ये चीज़ें लगातार पढ़ते रहो, पाओलो, स्किनर, कोहलर, फलाना ढिमका पढ़ते रहो, इसलिए दिक्कत खत्म हो जाए। चलिए, आज के लिए सेशन को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।